नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सूरजगढ़ से एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन जो शीट बनाई है मैंने इसके बारे में इंस्ट्रक्शन के बारे में समझाया था और एम्प्लॉय डाटा में क्या क्या भरना है उसके बारे में समझाया था, है ना। उसमें एक चीज़ रह गया था, मैं वही समझा देता हूँ आपको कि इसका जो आपका HRA है वो कितना है, वो आप लिखेंगे यहाँ पर 8, 9, 27 या फिर 10, 20 जो भी जो होगा, ठीक है। और जो DA का रेट है वो आपको भरना होगा यहाँ पर, ठीक है, वो भर देंगे आप। अब अगला जो पार्ट जो मेरा सेकंड पार्ट है इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कितनी इनकम होता है। देखिए इसमें क्या है कि आपको पूरे जो भी सैलरी है ना, कहीं की जो सैलरी बनेगी आपको, है ना, सैलरी आपको जो बनाई पे बिल आपको यहाँ पर बस एम्प्लॉय कोड पेस्ट करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर जो सारा जो है ना दूसरा जो नेम्स है वो आपको यहाँ पेस्ट करना। और आप चाहो तो वैल्यू पेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू से ठीक रहता है ना, तो वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बताया था आपको इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे मैंने ये इसको आपको डिलीट नहीं करना है रेड वाले को। साथ ही साथ देखो यहाँ पे ट्रांसफर इन, यानी जो एम्प्लॉय ट्रांसफर इन होके आया है तो उनका आपको ट्रांसफर इन लिखना है ना। ट्रांसफर इन तब तक लिखना है जब तक उनकी सैलरी पिछले स्कूल का आप लिख रहे हैं। जब वो क्या कहते हैं कि अब आपके स्कूल में अब आप अपने स्कूल की सैलरी देते हैं तो उसको ये नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि पिछले स्कूल तक तो रिटर्न फाइल पिछले स्कूल ने किया है परंतु अब हम कर रहे हैं तो इसलिए हमें उसमें अब ट्रांसफर इन नहीं लिखना होगा जब हम उसको सैलरी अपने स्कूल से दे रहे हैं, है ना। ये खाली तब तक के लिए ट्रांसफर इन जहाँ लिखना है जब तक उसको बाहर से स्कूल से सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपका अप्रैल में भी इसी तरीके से रहेगा, है ना। ये मई में भी सब सेम इसी तरह से आपको महीने में लिखना है पूरा पूरा, है ना। और ये आप 200 जितना हो 200 तक लिख सकते हैं ना, 200 बहुत इम्प्लॉय होते हैं मेरे हिसाब से, तो मैंने 200 तक का दे रखा है। इसी तरह ये आपका मार्च पेड इन अप्रैल, है ना, अप्रैल पेड इन मई, इसमें आप मई की सैलरी लिख सकते हैं, है ना। जून, इसमें मई वाले में जून का, इस तरह से, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्च वाली अप्रैल मिलती है, अप्रैल वाली मई में, इस तरह से आप 12 महीने तक का मैंने कर रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं फरवरी वाली सैलरी आपको मार्च में मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि फरवरी वाली सैलरी फरवरी में लिखने देनी है ना, मार्च में पेड होगी। तो इस तरीके से आपको ये सारी इनकम लिखनी है ना, ये सैलरी से रिलेटेड होगा, सैलरी वाला काम करना है ना। अगला देखिए ये है DA वाला। मैंने सेम बताया जैसे कि जो एम्प्लॉय को अगर DA पिछले स्कूल से मिला है तो वहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रांसफर इन कर देना है, नहीं तो बाकी सेम रखना है ना। और इसके स्कूल से मिला तो छोड़ कुछ लिखना नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ये DA वो लिखना है, DA कितना मिला है, DA ऑन TPT कितना मिला है, NPS कितना है ना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आपको अगर टैक्स काटा है तो आपको टैक्स लिखना है ना। ये लेते लेते आपका सारा ये इन्फॉर्मेशन भर जाएगी। इस तरीके से ये ग्रैंड टोटल भी दिखाएगा आपको। और ये मैंने ये ध्यान रखना कि आपको Q1 में यानी कि अप्रैल टू मई, अप्रैल मई जून में अगर है तो उसमें लिखना है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर वहाँ लिखना है। इस तरह से आपको क्वार्टर वाइज बनाना है, ठीक है। अगला है इसी तरीके से, अगला शीट है मेरी अदर एरिया। अदर एरिया में क्या है कि जैसे कि देखिए आप कई बार क्या होता है कि जैसे 7CP का एरिया मिलेगा या कुछ और एरिया मिलते रहते हैं, जैसे कि आपका सीनियर स्केल का, सिलेक्शन स्केल का, है ना। तो आप वो इसमें लिख सकते हैं। अगर वो पिछले स्कूल से मिला है तो आपको सेम वही चीज़ है कि ट्रांसफर इन लिखना है, बाकी चीज़ें आपको जिस महीने में उसको मिला है उस महीने में लिखना है ना। तो आप इसमें अच्छा, जैसे ये थोड़ी सीट बड़ी है तो आपको एक मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे मुझे अप्रैल में लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक अप्रैल में पहुँच जाएगी, अप्रैल में आप भर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी मंथ में आपको भरना है तो भर सकते हैं। ये फरवरी मार्च में क्या है कि मैंने ये मार्च में कुछ लिखना नहीं है, आपको जो भी लिखना है वो फरवरी तक ही लिखना है ना। क्योंकि फरवरी वाली ही चीज़ें मार्च में दी जाती हैं, हम क्योंकि इसको हम फरवरी ना मान के इसको मार्च ही मानते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसमें सारी सीटों में आप ये इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं जो भी एम्प्लॉय का, है ना। और आप इसमें जैसे मैंने यहाँ पे 100 तक लिखा है, आप इसको बढ़ा सकते हैं ना। पर ये ध्यान रखना कि जब बढ़ाओगे आप तो इसको ये जरूर देखना कि ये टोटल पूरा लेता कि नहीं लेता, है ना। तो इस तरीके से ये सीट भी कंप्लीट होगी। फिर हमारा CA का भी सेम सर उसी तरीके से कि जो भी एम्प्लॉय ट्रांसफर इन होकर आएगा उनको आपको पिछले स्कूल से लिखना है। और जो हमारे स्कूल में कुछ नहीं लिखना उसको। और अमाउंट अगर आपने टैक्स काटा टैक्स लिख दो क्वार्टर वाइज, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। इसी प्रकार अगला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कई बार जैसे हमारे स्कूल में एग्जाम होते हैं ना, कई बार एग्जाम दूसरे से एग्जाम होते हैं बाहर के, तो उसमें पैसा मिलता है ना। तो आप इसमें क्या है कि देखिए इसमें तो ये देखिए आप इसमें यहाँ डेट हमने लिख रखा है, डेट किस डेट को एग्जाम हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेट। और फिर दूसरा एग्जाम का नाम, जो भी एग्जाम आपको देता है आपको याद है किस किस एग्जाम में कितना कितना आप किसका पेमेंट कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना।
तो इस तरीके से ये हो सकता है ना, दूसरे स्कूल से मिला है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो अपने स्कूल का तो यहीं से ही लिख देंगे, और अगर टैक्स काटा टैक्स लिख देंगे किसी भी एम्प्लॉय का। अगला देखिए ये बोनस है ना। अब ये बोनस है कि इसमें अगर किसी स्कूल को, मगर हालांकि बोनस तो मिलना बंद हो गया, फिर भी अगर हमने बोनस का कॉलम बना रखा है कि बाई चांस अगर उसको बोनस मिले तो वो इसमें लिख सकता है। अगर पिछले स्कूल से मिला है तो उसको पिछले स्कूल में, ठीक है, सीलिंग लिख देंगे जो भी होता है, और जो उसका वो क्या कहते हैं, जितना वो पिछले स्कूल से आया था उसको लिख के ट्रांसफर, नहीं तो ये अमाउंट लिख के, और अगर है ना बस ये छोड़ देना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये आपका है, यहाँ तक तो आपका इनकम का हो गया, सारा कोई इनकम, ठीक है। अब अगला जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंडिविजुअल सैलरी शीट है। अब ये सैलरी शीट क्या है कि आपका जो भी टैक्स कैलकुलेट अभी तक हो रहा होगा, हालांकि ये बात की बात बताने की है, पर फिर भी बताता हूँ पहले अभी आपको, कि जैसे जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें किसी भी एम्प्लॉय को अगर आपको देना कि भाई ये लो, आप ये देख लो कि आपकी सैलरी क्या है ना, इसमें चेक कर लो कि आपका सब ठीक है कि नहीं है, टैक्स कितना बना है क्या नहीं बना है ना। इसमें मैंने दो तीन चीज़ दे रखी हैं कि आपको तो एक तो पहले इसमें इंट्रोडक्ट यूज कर प्रयोग करना है, जिसका भी एम्प्लॉय का भी निकालना है आप यहाँ पर कर सकते हो, उस एम्प्लॉय का पर्टिकुलर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं देखो ओल्ड स्लैब रखे, यानी कि इसका कहीं ना कहीं ओल्ड स्लैब हमने ले रखा है ना, ठीक है। आप जैसे अब हम चाहते हैं कि जैसे इसका न्यू स्लैब लेना, देखो यहाँ पे जाएंगे ना, जैसे ये ज्ञानचंद जी, जैसे हमने इसका यहाँ पे न्यू किया तो इसका देखो करने पे क्या होगा कि हम इसमें गए दोबारा, तो देखो ये न्यू आ जाएगा, इसका टैक्स का भी चेंज हो जाएगा वो। जैसे देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे देखिए ये 29,000 माइनस में दिखा रहा है इस समय ना, जैसे ही हम इसका ओल्ड में जाते हैं है ना, इसे से ओल्ड करते हैं तो देखो इसका ये 40,000 हो जाएगा, यानी कि कुछ चेंज हो जाएगा ना, कुछ चीज़ें चेंज करेंगे अपने ऑटोमेटिक फार्मूले के बेस पे, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें, और आपको जैसे मैं बताया था पिछले में कि एलपीसी आपका इससे ऑटोमेटिक यहाँ पे जाएगा तो एलपीसी बन के तैयार हो जाएगी, और ठीक है एलपीसी बन जाएगी आपकी। तो यहाँ तक इसमें मैंने सारा कुछ, हाँ इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे देखो किसका जिसका अगर ओल्ड है तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, अगर उसका न्यू है तो ये कोई भी, क्योंकि न्यू में, ओल्ड में क्या है कि आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं, और है ना, पर न्यू में खाली आपको एक बेनिफिट मिलता है, बाकी सारे बेनिफिट खत्म हो जाते हैं जितने के जितने। वो न्यू कौन सा है, न्यू ये है कि आपको एनपीएस का जो है ना, मैनेजमेंट शेयर है ना, एनपीएस का जो आपका सेकंड ये है 86C/D1B, वही बेनिफिट मिलेगा आपको न्यूज टाइम, बाकी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी सब पे शुरू से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो हालांकि देखा गया है, जहाँ तक मैंने चेक किया है, कि मैक्सिमम जिसकी जो टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ऊपर है उसी को फायदा है, बाकी सबको उसका नुकसान ही है। पर फिर भी आपका विवेक है कि आप क्या करते हैं, क्या लेते हैं, चयन ले करते हैं, उसके हिसाब से आपको ये ओल्ड और न्यू का चयन करना है ना। अगला है सेविंग। अब इसमें देखिए मैंने क्या है कि एक सेविंग का बना रखा है कि आपका सेविंग, जो भी आपकी सेविंग है ना, वो आपका कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिक पेबिल से देंगे, जैसे जीपीएफ, सीपीएफ है, एनपीएस, बाकी चीज़ें जो आपकी सेविंग होगी जैसे पीएलआई है ना, पीपीएफ है, एनएससी है ना, कुछ और चीज़ें होंगी, हाउसिंग आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ लिखा, ट्यूशन फीस पे जो मिलता है, म्यूचुअल फंड हो गया, और जैसे मतलब कि आपका कई तरह की पॉलिसी है, एचडीएफसी है, एलआईसी है, अदर कई सुकन्या योजना है, कई तरह के, तो जो चीज़ ना वो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ बॉन्ड हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद जब ये हो जाता है, देखिए अब क्या है कि अब क्या है कि जो भी एनपीएस धारक हैं, या फिर जिन्होंने जो जीपीएफ है उन्होंने भी अगर एनपीएस का अकाउंट खोल रखा है ना अपने लिए, तो उनको 50,000 का बेनिफिट दे सकते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप 50,000 रुपये का आप बेनिफिट दे सकते हैं ना, जैसे कि अगर आप यहाँ पर डालते हैं तो उसका क्या है कि ये करेंगे तो देखो क्या है कि 50,000, तो ये उसको 50,000 अपने यहाँ पे दे दिया। अब उसको, उसका मतलब ये हो कि उसको अभी 1.5 लाख में से 1 लाख क्या 15,100, इसको अभी आपको चाहे तो 1,34,900 रुपये और कर सकता है सेविंग, है ना। जैसे यहाँ पे डालेगा, जैसे मान लो 1,34,900 डाला ना, तो यहाँ तक वो 1.5 लाख तक उसको सेविंग मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप ज़्यादा भी डाल दोगे, मान लो किसी ने बहुत सारे सेविंग कर लिया ना, तो वो ठीक है ये ले लेगा, तो यहाँ तक लेगा, पर जो जो आपका मेन जो लेगा वो 1.5 लाख तक का ही लेगा, है ना, ये वाला टोटल, है ना। और 50,000 उसको अलग से मिल जाएगा। तो इस तरीके से किया जा सकता है ना। अगला है यहाँ तक, उसके बाद फिर देखिए ये जो बाकी वाला सेक्शन है इधर वाला, ये सारा जो है आपका ये जो कि डायरेक्ट कटता है ना सैलरी से। जैसे कि आपको मेडिक्लेम पॉलिसी होती है ना, कुछ डिपेंडेंट पे, हैंडीकैप पे दिया, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे हुआ, या बच्चों का हायर एजुकेशनल लोन पे जो हुआ ना इंटरेस्ट वो, या फिर सबसे बड़ा जो हमारा होम लोन होता है जिसपे हम इंटरेस्ट पे 2 लाख का तक का रिबेट देते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं,
कितना भी हो आपको नहीं, बस 2 लाख तक ही लिखना है। अगर किसी का कम है तो कम ही लिखना है, नहीं तो 2 लाख ही लिखना है। फिर आपका जैसे कि इस बार हमने पीएम केयर्स में पैसा दिया तो डोनेशन दिया तो वो यहाँ पे लिख, है ना, ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। परंतु कुछ और भी डोनेशन दिया आपने तो आप इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करके आप यहाँ प्लस कर सकते हैं, यहाँ प्लस करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने 1500 रुपये और दिया ना, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर आपका डिडक्शन और रेंट पेड, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें डिडक्शन, कोई अमाउंट आया हो आपका। फिर डोनेशन है कोई, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी या राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका डायरेक्ट रहते हैं ना। तो इस तरीके से आप इसमें ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा पार्ट 2 समझ में आया होगा। ये इसमें मैंने आपको खाली एम्प्लॉय सैलरी के बारे में बताया, किस प्रकार सैलरी का जो सीट है वो किस तरह काम करता है, और सेविंग में किस तरह से हम डॉक्यूमेंट, जो सेविंग का डॉक्यूमेंट भरते हैं, जो भी डिटेल भरते हैं, जिससे हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। तो धन्यवाद।